हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ जो ओपन जर्नल सिस्टम OJS का वर्ज़न 3.x की ट्यूटोरियल सीरीज़ है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। OJS से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। OJS 3.x से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, होस्टिंग सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, थीम कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो काम का लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल का बेल आइकन दबा लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी न्यू वीडियो आएगी उसकी अपडेट्स आपको अलर्ट मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में आपसे बताने हैं कि OJS ओपन जर्नल सिस्टम की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत मेजर प्रॉब्लम है PDF गैली, HTML गैलीज़ बनाना। जैसा कि मैं आपको इस जर्नल पे दिखाता हूँ। जैसे इस जर्नल पे आप देखेंगे तो PDF गैली है, HTML गैली है, EPUB गैली है, मोबी गैली है, XML जनरेट की जाती है, जेट्स XML होती है, पबमेड की XMLs होती हैं और नॉर्मल आर्टिकल्स XMLs होती हैं। इन सब की गैलीज़ बनाना, डेवलप करना बहुत ही टिपिकल टास्क है। जैसा कि जो हमारा ये वर्ड फाइल है, तो वर्ड फाइल को हमें प्रिंट के PDF जनरेट करने के लिए हमें इसको पहले पूरा कंपोजिंग करनी पड़ती है। वर्ड फाइल में ऑथर्स हमें बना के तो देता नहीं है, तो हमें उसको बनाना पड़ता है, कस्टमाइज़ करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है। ये जैसे सिंगल कॉलम है, तो अब हमें इसको PDF के फॉर्मेट में डिज़ाइन करना होता है, लुक लाइक दिस। जैसे ये इसका डबल कॉलम हमें करना है, कुछ पार्ट हमें सिंगल कॉलम करना है, पिक्चर्स लगानी है, रिज़ल्ट सेक्शंस हैं, रेफरेंसेस हैं। तो उसके साथ अब ये PDF बनाने के साथ साथ हमें HTML भी बनाना होता है, XMLs भी बनाने होते हैं। काफ़ी सारी दिक्कत, मतलब एक आर्टिकल का PDF बनाने में और HTML बनाने में हमारा काफ़ी सारा वक्त बर्बाद हो जाता है। दूसरा, जब हम HTML बनाते हैं तो हम HTML में स्ट्रक्चर्ड डेटा मेंशन करना भूल जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसा कि स्ट्रक्चर्ड डेटा जो सर्च इंजन होते हैं, गूगल सर्च इंजन है, MSN सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन जो हैं स्कीमा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती हैं। स्कीमा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती हैं। जैसे मैं आपको स्कीमा की मैंने वेबसाइट ओपन कर दी। कोई भी सर्च इंजन जो है स्कीमा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। स्कीमा वो है जो आपके आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपको सर्च इंजन को कम्युनिकेट करता है, गूगल स्कॉलर को कम्युनिकेट करता है कि आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है, वो रिसर्च रिज़ल्ट कैसे आएगा, आर्टिकल्स कैसे सर्च होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम गूगल पे कोई आर्टिकल सर्च करते हैं या कोई न्यूज़ सर्च करते हैं या प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो हमें तुरंत उसकी प्रोडक्ट्स के तौर पे हमें दिखा देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लैपटॉप सर्च करता हूँ, ये मैंने लैपटॉप सर्च करा तो मुझे स्टार्टिंग में ही है ना, ये देखिए सी लैपटॉप से स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है ना। तो ये दो ही चीज़ों से पॉसिबल होती हैं, XML से और गूगल स्ट्रक्चर्ड डेटा से पॉसिबल्स होती हैं। तो स्कीमा एक टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि गूगल को उसको डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके कई सारे तरीके होते हैं, एम्बेडेड आइटम्स होते हैं, स्कीमा होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए क्रिएटिव वर्क्स के लिए अलग स्कीमा लैंग्वेज होती है। क्रिएटिव वर्क्स मतलब जर्नल्स के जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो क्रिएटिव वर्क्स में आते हैं। अबाउट, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सेस मोड, ये सब क्रिएटिव वर्क्स में आता है। तो हमारा जो स्कीमा डिफ़ाइन करना होता है या आर्टिकल्स में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर क्रिएटिव वर्क्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। अब तो जब इस लेवल पे जब हमें HTML बनाना हो, एक तो हमारा PDF बनाने में हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया, फिर उसके बाद हमें उस चीज़ का HTML बनाना, HTML भी परफेक्टली बनाना, परफेक्ट के बाद फिर उसके बाद स्कीमा, डिफरेंट टाइप की स्कीमास लगाना। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन की स्कीमा लगी हुई है, ये एक रेसिपी की स्कीमा लगी हुई है। तो आपके केस में जैसे हम एक आर्टिकल्स की स्कीमा लगा सकते हैं या फिर हमें क्रिएटिव वर्क्स की स्कीमा लगानी होती है। अब क्या होगा,
तो ये डिफ़िकल्ट टास्क है। जैसे ये स्कीमा आर्टिकल्स की लगी हुई है, न्यूज़ आर्टिकल्स की लगी हुई है, आर्टिकल सेक्शंस की लगी हुई है, उसके अंदर जो इमेजेस होती हैं उनकी स्कीमा लगती है। तो ये स्कीमा लगाना इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क। और जो सबसे बड़ा जो मेरे को जो स्टार्टिंग से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी वो ये कि हमारा पीडीएफ का आउटपुट और एचटीएमएल का आउटपुट कंप्लीटली डिफरेंट। हम अपना एचटीएमएल का आउटपुट और पीडीएफ मतलब एचटीएमएल का डिज़ाइन हम कुछ इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा वो जो डबल कॉलम में दिख रहा है, तो एचटीएमएल में भी हम डबल कॉलम क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा सकते, क्यों हमको बिल्कुल रीडिंग मोड में ही क्यों नहीं दिखा सकते उसको एचटीएमएल फॉर्मेट के अंदर भी। मेरा ये इतना डिस्कशन और इतना बताने का रीज़न ये है कि मैं अपने पब्लिशर की वेबसाइट पे मैंने एक ऐसा शॉर्टकट टूल बनाया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, सिंपल सा सॉफ्टवेयर बनाया है जो ये मेरे सारे काम आसानी से करके देता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी जो होती है वो कम कर देता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने से मुराद ये है कि जो हमारे ऑपरेटर्स की जो प्रोसीजर्स लग रही हैं, ऑपरेटर एचटीएमएल डेवलपर लग रहा है, एक पीडीएफ गैली बनाने के लिए ऑपरेटर लगा हुआ है, एक एचटीएमएल डेवलप करने के लिए ऑपरेटर लगा हुआ है। स्ट्रक्चर्ड डेटा तो बहुत रेयरली कोई जर्नल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड डेटा को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स स्कीमा उसको फॉलोज करते हैं और बहुत रेयरली होता है। और एक्सएमएल जनरेशन है, बहुत सी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सॉफ्टवेयर उस चीज़ को बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा कम करते हुए ये सॉफ्टवेयर शॉर्टकटली पीडीएफ और एचटीएमएल गैलीज जनरेट करता है। और आने वाले वर्जन में मैं एक्सएमएल जनरेट करना भी उसमें बना दूंगा। तो जैसे ये मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने अपनी पब्लिशर की वेबसाइट पे ये सॉफ्टवेयर डाला है। तो ये मैं पब्लिशर का एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ जहाँ से वो सॉफ्टवेयर चलता है। ये मैं यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, मुझे कैप्चा डालना होता है। कैप्चा एक मेरे पास पीवीसी कार्ड होता है जिस पे अलग अलग, जैसे ये हर बार जब मैं डालूँगा तो हर बार कोई भी रेंडमली 3 कैरेक्टर्स पूछेगा, उसका कोड देख के मुझे डालना पड़ता है। और ये कैप्चा ना डालने के बाद अगर सारी चीज़ें मैच होती हैं तो ही लॉगिन अलाउड करता है, नहीं तो नहीं। ये कैप्चा इसलिए इसमें डेवलप किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मेरा लैपटॉप हैक्ड हो जाता है या कोई मेरे से यूज़र नेम पासवर्ड लीक हो जाता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास वो कैप्चा कार्ड नहीं होगा जो मेरे पास फिज़िकली प्रिंटेड रखा हुआ है। विजिटिंग कार्ड साइज़ का है जो फिज़िकली प्रिंटेड रखा हुआ है। तो फॉर सिक्योरिटी रीज़न वो कार्ड में, और उस कार्ड में एक जीपीएस लोकेशन भी लगा हुआ है जो ये सॉफ्टवेयर जीपीएस लोकेशन भी डिटेक्ट कर रहा है। अगर मेरी जीपीएस लोकेशन मैच नहीं हो रही है तो भी वो लॉगिन अलाउड नहीं करेगा फॉर सिक्योरिटी रीज़न। अब इस सॉफ्टवेयर में जो मैं आपसे सॉफ्टवेयर डिस्कस करना चाह रहा था, ये रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि ये पब्लिशर है मतलब इसमें तकरीबन 10 से 11 जर्नल्स ऑलरेडी रन हो रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम्स के, स्पेशलाइजेशंस के। तो ये सॉफ्टवेयर जो भी चलेगा वो पब्लिशर के लिए चलेगा, चाहे वो सिंगल जर्नल पब्लिशर हो चाहे मल्टीपल जर्नल पब्लिशर हो। तो ये सॉफ्टवेयर जो है उस पर्टिकुलर पब्लिशर के लिए इंस्टॉल्ड होगा, उस पब्लिशर के अकॉर्डिंग उसमें सेटिंग्स होंगी और वो उसके लिए वर्क करना शुरू कर देगा। जैसा कि मैंने एक आर्टिकल ओपन करके रखा हुआ है, इसको मैं इसका पीडीएफ यहीं नहीं बनाऊंगा। जितनी देर मुझे पीडीएफ बनाने में लगेगा उतनी देर में उस सॉफ्टवेयर पे एचटीएमएल, पीडीएफ, स्ट्रक्चर डेटा, स्कीमा सब बना लूँगा, सारी चीज़ें मेरी बन जाएंगी उसके अंदर। तब ये कैसे होगा ये मैं अपन अब इस पर देखते हैं। जैसे कि मल्टीपल जर्नल्स हो सकते हैं एक पब्लिशर में, तो मैं जितने भी जर्नल्स होंगे वो मेरी उसकी लिस्ट आउट खुल जाएगी। मैं जितने डिफ़ाइन कर दूंगा उतनी लिस्ट आ जाएगी। जितने मेरे जर्नल हैं मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बायोमेडिकल। तो जैसे ही मैं बायोमेडिकल सेलेक्ट करूँगा तो बायोमेडिकल जर्नल का नाम आ जाएगा, उसका एवरेज जो शॉर्ट नेम है वो आ जाएगा, ISSN, EISSN, PISSN आ जाएगा, जर्नल्स की ईमेल आईडी आ जाएगी, जर्नल पब्लिशर का नाम आ जाएगा, जर्नल पब्लिशर जो वेबसाइट है उसका नाम आ जाएगा, और उसका लोगो का URL है, CSS URL है। CSS मतलब जो मैंने एप्स जो अपना PDF का आउटपुट या HTML का आउटपुट की एक CSS फाइल है,
वो CSS फाइल एक टेम्पलेट बना हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, कोई टफ़ जॉब नहीं है। जैसे ये जर्नल आईडी जो उठकर आ रहा है वो ये जर्नल टेम्पलेट से उठकर आ रहा है, ये मैंने डिफ़ाइन की हुई है। ऐसे ही जर्नल जो ये CSS डिफ़ाइन होके आ रहा है, व्यू CSS, ये व्यू CSS है। व्यू CSS मतलब हमारा HTML डेवलप्ड होने के बाद वो दिखेगा कैसा, वो हमारा व्यू CSS में है। और वही HTML को जब हम PDF जनरेट करेंगे तो हमारा कैसा आउटपुट आएगा, वो हमारा प्रिंट CSS के अंदर है। ये हमारा पेज टेम्पलेट है। पेज टेम्पलेट मतलब हेडर पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फूटर पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये। और ये फर्स्ट पेज, एब्स्ट्रैक्ट पेज का ये टेम्पलेट है। हम वापस से फर्स्ट टैब पे आ जाते हैं। तो हमने जैसे ही जर्नल सेलेक्ट करा, जैसे जैसे हम जर्नल सेलेक्ट करेंगे वो हमारा ऑटोमेटिक उसकी चीज़ें चेंज होती जाएंगी। जैसे मैंने बायोमेडिकल सेलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है ऑथर्स का। ये मैंने ऑथर का पार्ट खोल लिया, मैं ऑथर का पार्ट भरना शुरू करूँगा। जैसे फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, है ना। अबू ये रहा, मैं इसमें नाम डाल देता हूँ। तो ये मैं फर्स्ट नाम में फर्स्ट नेम डल जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है लेकिन हम उसको जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में डालेंगे, बाकी चीज़ें वो खुद करेगा। अब इसकी कोई डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजी, फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंस, इसकी इनमें से तीनों की एक ही में मर्ज करके फर्स्ट है, सेकंड नंबर, ये रहा सेकंड नंबर। अब इनकी पोस्ट नहीं लिखी हुई है तो फैकल्टी में डाल देता हूँ। डेजिग्नेशन में फैकल्टी, डिपार्टमेंट डली हुई है, डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ, ये मैंने डालना शुरू कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज का नाम है, कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद वो पूछ रहा है ऑथर्स की ईमेल नहीं है, हम सिर्फ करस्पॉन्डिंग ऑथर की डालेंगे। करस्पॉन्डिंग ऑथर, ये हमारा करस्पॉन्डिंग ऑथर ही है तो हम सिर्फ करस्पॉन्डिंग ऑथर की ईमेल आईडी डालेंगे। डाल दिया। अब उस ऑथर की कोई वेबसाइट है तो वो हम डालेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। अब ये पूछ रहे हैं सिटी, ये मैंने सिटी डाल दिया, सिटी। देन उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है स्टेट, मैंने स्टेट डाल दिया। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कंट्री, ये मैंने कंट्री डाल दी, कंट्री। अब उसकी ORCID अगर है तो अवेलेबल है तो डाल दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ब्लैंक वेब, ORCID, गूगल, पब्लॉन्स, यही ब्लैंक्स छोड़ सकते हैं, बाकी चीज़ आप भर देंगे तो बेहतर है। जैसे ही इसको मैं प्लस, ये करस्पॉन्डिंग ऑथर है तो मैं इसको टिक कर दूंगा, करस्पॉन्डिंग ऑथर नहीं है तो टिक नहीं करूँगा इसको। ये मैंने प्लस कर दिया तो ये देखिए एक रो बनकर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ऑथर की डिटेल भरना शुरू करूँगा। नेक्स्ट ऑथर ये रहा, नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग ऑथर नहीं है तो अनटिक छोड़ूंगा। फर्स्ट और नेक्स्ट ऑथर में फर्स्ट ऑथर का नाम जॉन, ये मैंने डालना शुरू कर देता हूँ। डेजिग्नेशन, जो इनकी डेजिग्नेशन है वो इन्हीं की सबकी सेम है तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल सकता हूँ, यहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल रहा हूँ, सबकी सेम है तो यहीं से डाल दे रहा हूँ, ज़रूरत क्या है। और क्योंकि करस्पॉन्डिंग नहीं है, मुझे इसकी ईमेल आईडी दिखाना नहीं है तो मैंने ईमेल आईडी स्किप कर दी। वेबसाइट अवेलेबल नहीं है तो वेबसाइट छोड़ दिया, बाकी चीज़ जो अवेलेबल है वो मैंने डाल दिया। ईमेल और वेब है ही नहीं, फिर मैं और बाकी चीज़ भी नहीं है, ये मैंने प्लस कर दिया तो ये बढ़ता चला जाएगा। अब नेक्स्ट ऑथर का भी, वो मान लीजिए कि मेरा है ना, मैंने गलती कर दी यार, ये गलत डल गया, फर्स्ट ऑथर सेकंड ऑथर गलत डल गया, मुझे दोबारा डालना है, मैंने दोबारा डाल दूँगा। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, इंडिविजुअली मैं डिलीट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं डाल रहा हूँ फर्स्ट ऑथर, तीसरा फर्स्ट ऑथर, देन फर्स्ट नेम, ये डाल दिया। डेजिग्नेशन सेम जो सबकी है, यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सबकी सेम है।
आप जिसकी जो होगी उसके अकॉर्डिंग आप डाल देंगे, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो जिसकी जहाँ से जो डिटेल है वो उसके अकॉर्डिंगली डाल देंगे। ये अलग अलग इसलिए पूछ रहा है कि ये आपके उसमें जो क्रिएटिव कॉमन्स जो हमें बनाना है स्कीमा, उसके लिए ये डिफरेंट अलग अलग, जैसे वैसे तो क्रिएटिव कॉमन स्कीमा के अंदर हर एक ऑथर्स की ईमेल आईडी कंपलसरी है, हर एक ऑथर्स की, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता, हर एक ऑथर की करस्पॉन्डिंग ऑथर की ही हमारे पास अवेलेबल होती है, पर उसका क्या सॉल्यूशन है वो इसमें कर दिया गया है। ये ले लिए, हमारे पास 3 ही ऑथर थे, हमने 3 ऑथर इसमें फ़िलअप कर दिए, हमारा करस्पॉन्डिंग ऑथर भी ऑटोमेटिक फ़िलअप हो गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट अब अगले टैब में आ जाएंगे, क्या लिखा हुआ है, इशू मैटर। इशू का ईयर क्या है, ये कब पब्लिश हुआ, ये कब पब्लिश हुआ वो इशू सेलेक्ट करना है, कि किस इशू में जा रहा है, इसमें मेंशन नहीं है, मैं अभी वैसे ले लेता हूँ, जैसे 2020 वॉल्यूम, अब मैं बेहतर होगा कि अगर 2 डिजिट में लिख दूँ, वॉल्यूम 6 इशू 2, इशू टाइटल जैसे जनवरी अप्रैल 2 में, अगर उसकी DUI है तो DUI फ़िलअप कर दूँगा, इस आर्टिकल की अगर DUI है तो DUI फ़िलअप कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक DUI फ़िलअप कर देता हूँ, ये मैंने DUI फ़िलअप कर दी। अब उस आर्टिकल का व्यू आर्टिकल की लिंक हमें यहाँ पर डालनी है, देन उसके बाद उसकी PDF की जो लिंक है, PDF ओपन होने की जो लिंक है वो डालनी है। HTML तो PDF और HTML तो हमें पता ही नहीं है कि उसकी लिंक क्या है क्या नहीं है, वो तो आफ्टर अपडेट हमें जो मिलेगी फिर हम उसको जाके वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, है ना। तो हमने उसकी PDF की और आर्टिकल की जो HTML URL है वो डाल दिया। इट इज़ मस्ट फॉर द स्कीमा, ये ज़रूरी है स्कीमा और उसके लिए। देन उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट की कोई आईडी होगी, मैन्युस्क्रिप्ट की कोई आईडी होगी, आईडी मतलब जो OJS की आईडी होती है, जो हमने OJS ओपन करा है, OJS में जैसे इसमें ओपन है 444690, तो 444 ये हमारी PDF का URL है, तो हमारा पास जो मैन्युस्क्रिप्ट आईडी होगी वो हमने यहाँ पर डाल दी। हम यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट रिसीव्ड कब हुआ उसकी डेट डाल देंगे, देन उसके बाद रिव्यू राउंड 1 की डेट डालेंगे, रिव्यू राउंड 2 की डेट डालेंगे, रिव्यू राउंड 3 की डेट डालेंगे। आप अप्रॉक्सीमेट, आपके पास प्रीवियसली कोई आर्टिकल्स के साथ कर रहे हैं तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली डेट आप डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको यहाँ पर कौन सा डेट डालना है। इट इज़ डिस्प्ले ऑन स्कीमा और एज वेल एज HTML एज वेल एज PDF ऑल्सो। मेटा डिस्क्रिप्शन ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन हम एब्स्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट भी इसमें यहाँ पर ला के डाल सकते हैं। ये ज़रूरी है कि ये अप टू 200, 300, 400 मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट के, इंक्लूडिंग स्पेस के साथ बहुत ज़्यादा ना हो, 200-250 के अंदर ही हो। मेटा इमेज जो हमारा जो आर्टिकल का कवर इमेज होगा वो मेटा इमेज होगा। मेटा इमेज उठाने के लिए करना कुछ नहीं है, उस पर राइट क्लिक करके, उसकी इमेज पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस दिख रहा है, ये हम लेके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये हमारा मेटा इमेज हो जाएगा। ये हम तब कर रहे हैं जब हमारा OJS पे वो आर्टिकल हमारा पब्लिश्ड हो चुका है, क्योंकि पब्लिश्ड होगा तभी हमें उसका आर्टिकल URL मिलेगा, उसकी मेटा इमेज मिलेगी, और PDF URL और HTML URL हम एक डमी PDF और डमी HTML डाल के भी हम उसका ये URL उठा सकते हैं, डमी, दोनों डमी डाल के। जब हमारे पास हो जाएगा तो हम उसका OJS पे लॉगिन करके उसकी फ़ाइल चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, जब हमारा ये फिलअप हो जाएगा, हमने जर्नल, ऑथर, इशू, मेटा फिलअप कर लिया, आर्टिकल पे आ जाते हैं। आर्टिकल पे आर्टिकल का सेक्शन सेलेक्ट करना है, क्या है, रिसर्च आर्टिकल है। अब यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल डालना है, ये मैंने मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल डाल दिया, मैन्युस्क्रिप्ट का रनिंग टाइटल डालना है, मैं कुछ भी एक रनिंग टाइटल डाल सकता हूँ। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोफाइल ऑफ वेक्टोरियल, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, रनिंग टाइटल ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि
ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर हमारा हेडर एंड फूटर में दिक्कत करेगा। इसके कीवर्ड्स हम एक बार में कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। जैसा हम क्विक सबमिट प्लगइन में हम ओजेएस में सबमिट करते हैं या आर्टिकल पब्लिश करने में सेम एज इट इज़ करते हैं, वैसा पूरा एज इट इज़ ले लिया। अब इस आर्टिकल्स की हम अभी तक सेक्शन ले रहे थे, और जैसा ओजेएस में कैटेगरी का भी ऑप्शन होता है, हम कोई बहुत से जर्नल्स लेते हैं, बहुत से जर्नल्स नहीं लेते हैं, तो हम इसमें हमने कैटेगरी का भी ऑप्शन बढ़ा लिया है। जैसा कि मैं इसमें कैटेगरी ले लेता हूँ, वुंड इन्फेक्शंस, एक कैटेगरी बना लिया। अब पेज फ्रॉम, पेज कहाँ से कहाँ तक है, जैसा इसमें डिफ़ाइन नहीं है, तो मेरा जो भी वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग पेज फ्रॉम टू पेज टू जो भी आ रहा होगा, या हम बाद में भी इसको एडिट कर सकते हैं। इसका हमारा प्रिंट जब हमारा डेवलप्ड हो जाएगा, स्टार्ट नंबर पेज आप डाल दीजिए, बाकी डेवलप होने के बाद कितना पेज नंबर जनरेट हो रहा है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर इसमें डिफ़ाइन करना आप चाहते हैं तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफ़ाइन कर दीजिए, या जैसे मैंने जस्ट उस पर लिख दिया है नील, नो फंडिंग, नन डिक्लेयर्ड, जो भी लिखना हो। जैसे यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैंने लिख दी है, एथिकल अप्रूवल या से प्लेगरिज्म एक्सचेकर, जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू डाल लेता हूँ 16%। नोट, अगर मेरे को कोई स्पेशली कोई नोट लिखना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये ले लिया। फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट आप यहाँ पर लाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और आप इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जल्दी आप इस पर हैबिट कर पाएंगे। जैसा मैं यहाँ पर लाया और ये मैंने इसका ये डाल दिया, लेकिन अब जैसे यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी। मिस्टेक क्या करी कि हो सकता है इसके पीछे काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग हो, मल्टीपल वर्ड्स की गार्बेज फॉर्मेटिंग हो, कुछ भी हो सकती है, गार्बेज फॉर्मेटिंग भी हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए एक ऑप्शन है कि मैं सीधे यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सेलेक्ट ऑल करूँगा, फॉर्मेट करूँगा, क्लियर फॉर्मेट करूँगा, ये क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन को बोल्ड कर दूँगा और कंट्रोल F करके मैं ढूंढ लूँगा कि मेरा यहाँ पर कहाँ कहाँ कोलन लगा हुआ है, हाईलाइट हो जाएगा, ये आ गया। तो कंक्लूज़न बोल्ड, देन न्यू लाइन मतलब न्यू पैराग्राफ। जैसे यहाँ गार्बेज इनपुट दिख रहा है, ये देखिए मल्टीपल स्पेस था, तो हम इस तरीके से जो भी एडिटिंग है वो हम इस पर कर लेंगे। और भी होंगे इसमें, ये दिख रहा है रिजल्ट्स दिख रहा है, मटेरियल एंड मेथड्स दिख रहा है। तो जहाँ से भी हमारी नेक्स्ट लाइन होनी है वहाँ से हम नेक्स्ट लाइन कर लेंगे, मतलब उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे। और वर्ड में भी जाके देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड, रिज़ल्ट, कंक्लूज़न, 4 चीज़ें हैं ना। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको नेक्स्ट लाइन करें, जैसे इस आर्टिकल में नेक्स्ट लाइन में नहीं है, लेकिन हमारे आर्टिकल का फॉर्मेट है नेक्स्ट लाइन करना, तो हमने उसको नेक्स्ट लाइन कर दिया। और बोल्ड लिखा हुआ है तो हमने कंट्रोल B दबा के उसको बोल्ड कर दिया। फिर इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे रेफरेंसेस। अब हम आर्टिकल का रेफरेंसेस कॉपी पेस्ट करेंगे, ये हम आ गए, ये हमारा आर्टिकल का रेफरेंसेस हमने सेलेक्ट करा, काफ़ी सारे, वो ऊपर की लाइन छोड़कर रेफरेंसेस हेडिंग को छोड़कर ये मैंने रेफरेंसेस कॉपी करा और यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। अब रेफरेंसेस को हम यहाँ पर क्यों पेस्ट करा रहे हैं, इसलिए पेस्ट करा रहे हैं क्योंकि रेफरेंसेस की एक स्टाइल होती है और उससे हम कुछ डेटा उठाते हैं, कुछ डेटा हम एक्सट्रैक्ट करके हम उस डेटा को हम एज ए स्कीमा और एज ए प्रॉपर हम रेफरेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, सबसे पहले तो इसमें जो ब्लैंक लाइन है ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, इसकी आप टेंशन ना लें। 1 2 3 4 ये नंबरिंग अगर नहीं होगी तो भी नन कर देंगे, और नंबरिंग अगर डली हुई है तो नंबर के बाद क्या है, डॉट है, ब्रैकेट कौन सा है या जो भी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट रेफरेंस कर देंगे। जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट रेफरेंस करेंगे तो हमारा जो वैंकूवर स्टाइल में 4 डॉट होते हैं, ओनली 4 डॉट, तो हमारा अगर किसी में डॉट अगर गलत हो डला होगा तो वो हमें यहीं दिख जाएगा, बिल्कुल गलत डला हुआ है डॉट गलत डला हुआ है। तो हम कैसे पता करेंगे,
जिसमें भी डॉट गलत डाले होंगे वो गलत जगह, गलत उसकी पोजीशन आ जाएगी, है ना। जैसे फर्स्ट एकदम ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ भी देखिए फोर्थ गलत है, क्योंकि फोर्थ में डी वाई की जो लिंक डली है वो गलत डली हुई है, ऐसे आर्टिकल के फॉर्म में आ रही है, जबकि उसको क्रॉस रेफ में आना चाहिए। तो फोर्थ नंबर में हमारी एक मिस्टेक है, हम फोर्थ नंबर की मिस्टेक को सही करेंगे। 1 2 3 फोर्थ, इसमें यहाँ पर जस्ट डी वाई का नंबर होना चाहिए, ना कि उसकी लिंक। फिर एक्स्ट्रा रेफरेंस करेंगे, हमारा फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। ये देखिए फोर्थ नंबर सही हो गया। हम तब तक सही करेंगे जब तक कि वो हमारा कंप्लीट सही नहीं हो जाते हैं। जैसे अब ये 8 नंबर में मिस्टेक है कि डी वाई इधर आ गया। डी वाई इधर आने की रीज़न ये है कि जो हमारे नाम के बाद डॉट होना चाहिए वहाँ सेमी कॉलन डला हुआ है, जो नाम के बाद डॉट होना चाहिए वहाँ सेमी कॉलन डला हुआ है 8 नंबर। तो ये आप इस तरीके से आप अपने रेफरेंसेस को भी करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट होना चाहिए ना, वैंकूवर स्टाइल में डॉट होना चाहिए, तो ये वैंकूवर स्टाइल के अकॉर्डिंग डॉट होना चाहिए, वो डॉट के अकॉर्डिंग पहुँच गया, ये हमारा आ गया, ये आ गया, डी वाई भी आ गया, क्रॉस रेफ की लिंक भी बन गई। नेक्स्ट, मैंने जैसा बताया ना, जब तक हम सही करेंगे जब तक कि वो कंप्लीट सही नहीं हो जाता। फिर इसमें देखिए, फिर इसमें मिस्टेक, ये टाइटल है, टाइटल कोलन पे लिखा हुआ है 11th नंबर, टाइटल है, यहाँ पर डॉट होना चाहिए, वैंकूवर स्टाइल है ना, डॉट होना चाहिए। तो यहाँ पर है ना गलती आ जाएगा, ये देखिए। फिर मिस्टेक, नाइजीरिया और बायोमेड उधर पहुँच गया, क्यों? क्योंकि FAR और BR पे डॉट लगा हुआ है, 13 और 14 दोनों में, 13 और 14 में डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, जबकि 4 ही डॉट होते हैं 13 और 14 में। तो हम जब तक सही करेंगे जब तक कि हमारा सही नहीं हो जाए। 13 और 14, टाइटल और नाम में डॉट नहीं होना चाहिए। आप वैंकूवर स्टाइल आप जब स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि क्या स्टाइलिंग होती है वैंकूवर की। अभी भी जैसे जे के बाद भी डॉट नहीं होना चाहिए 13 और 14। ये हो गया, बायोमेट के बाद भी नहीं। जो जहाँ है वो वहीं आना चाहिए, उसी कॉलम में आना चाहिए, हर कहीं नहीं, कुछ भी उठकर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। 13 और 14 हमारा करेक्ट हो गया। देखिए अब हमें तब तक करना है जब तक कि हमारे पूरे रेफरेंसेस सही नहीं हो जाते। ये आपके ऊपर है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करें, बट ये है कि अगर आप कर देंगे तो आपके जो इनके जितने भी जो हमने रेफरेंसेस यूज़ करे हैं उनको क्रॉस रेफरेंसिंग मिल जाएगी। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग मिल जाएगी, इससे क्या होगा, आपके जर्नल को बैकलिंकिंग का फ़ायदा होगा। बैकलिंकिंग मतलब और विजिट्स का फ़ायदा होगा। ये जितने भी रेफरेंसेस हमने यूज़ करे हैं उनको ऑथर को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है और आप साइटेड हुए हैं, तो उनको साइटेशन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। वो आपके आर्टिकल्स को आके विज़िट करेंगे, आपकी वेबसाइट को आके विज़िट करेंगे और साइटेशन बढ़ेगी, साइटेशन बढ़ेगी, बैकलिंकिंग्स बढ़ेगी, आपके आर्टिकल्स बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे अगर इसको आप प्रॉपर रेफरेंसिंग कर लेते हैं तो। अब ज़्यादा होता नहीं है, एक आधे में कोई मिस्टेक होती है, जैसे इसमें एक मिस्टेक दिख रही है, तो आप इसको रेफरेंसेस को तब तक सही कर लेंगे जब तक कि वो पूरा सही नहीं हो जाता। और यही रेफरेंसेस को आप उठा के कॉपी करके आप एज इट इज़ ले जाके आप अपने OJS पे भी अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप कंटेंट। नेक्स्ट स्टेप कंटेंट में जैसे यहाँ मैं अभी ब्लैंक कर लूँ, नेक्स्ट स्टेप कंटेंट वर्ड फाइल पे आ जाते हैं। अब स्टार्टिंग से आ जाइए, एब्स्ट्रैक्ट के बाद से। फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। ये मैंने इंट्रोडक्शन कॉपी करा और यहाँ हेडिंग में ले जाके डाल दिया, इससे ये सेक्शन बनेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग तक मैंने पूरा कंटेंट कॉपी करा और यहाँ ले जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें मैं फिर से वही करूँगा, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा
हर चीज़ गार्बेज होगा। जैसे अननेसेसरी लाइन है, मैंने रिमूव कर दी। ये चीज़ वर्ड में बहुत मिस्टेक्स होती थी, अननेसेसरी है ना पैराग्राफ डला हुआ है, अब प्लस कर दिया, ये देखिए विदाउट एनी प्रॉब्लम डल गया। फिर नेक्स्ट अगला पैरा लूँगा, मटेरियल्स एंड मेथड्स, हेडिंग डाली मटेरियल मेथड्स, और इसका अगले कैप्शन तक कॉपी कर लिया, रिज़ल्ट तक कॉपी कर लिया और ये डाला। फिर इसको मैं इसको फॉर्मेट क्लियर्स करूँगा। देखिए हमें हिडन जो होती थी वो हमें दिखती नहीं थी। ये आपको सॉफ्टवेयर हिडन ढूंढ के बता देगा कि इट इज़ हिडन। ये देखिए काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं, मैं सभी सही कर देता हूँ। ये यहाँ पर अननेसेसरी स्पेस डला हुआ है, यहाँ पर भी अननेसेसरी स्पेस, तो आपको यहीं सॉफ्टवेयर पे दिख जाएगा कि अननेसेसरी स्पेस है तो स्पेस रिमूव कर दीजिए। ये यहाँ पर आपका ये सेक्शन बन गया, इसको फिर प्लस कर दूँगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है रिज़ल्ट। मैंने रिज़ल्ट लिया, रिज़ल्ट पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर 1 2 3 फिगर हैं, उसके बाद कोई फिगर नहीं है, ये 3 फिगर हैं। तब मैं फिगर के साथ क्या करूँगा, पहले ये फिगर सेव करूँगा। पहला फिगर दिख रहा है, रिज़ल्ट का पहला फिगर दिख रहा है, इस फिगर को मैं प्रिंट स्क्रीन से मैं इसको सेव कर लूँगा। प्रिंट स्क्रीन से मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं। मतलब इनको आप इमेज में कन्वर्ट कर लीजिए। आप कुल मिला के ये है कि इमेज में आप कन्वर्ट कर लीजिए, जितनी पिक्चर्स दिख रही हैं उसको इमेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये आप इसके लिए प्रिंट स्क्रीन के लिए कोई भी फ़ोटोशॉप है या कोई भी आप है ना फंक्शन को, फ़ोटोशॉप है, कोई भी पेंट है, पेंट ब्रश है, आप यूज़ कर सकते हैं। वर्ड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप है ना उसको सीधे पिक्चर आउटपुट कर सकें। वर्ड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उसके लिए ज़्यादा टेंशन ना लें, सीधा पेंट लें और पेंट में उसको बना लें। टेबल्स के साथ भी क्या होगा वो आपको एक सिंपल टेबल डाल के मैं आपको इस पे दिखा दूंगा। पिक्चर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, भी फर्स्ट पिक्चर जा रही है। चाहूँ तो विद टाइटल भी ले सकता हूँ या टाइटल में वहाँ पर भी लिख सकता हूँ, दोनों काम कर सकता हूँ। ये मैंने फर्स्ट इमेज फिगर 1 सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। जेपीजी लूँगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, स्पेस कम लगेगा। फिगर 1 और आर्टिकल का जो हमारी आईडी है, जो हमारी ओजेएस आईडी है, अगर वो हम प्रीफिक्स में या सफिक्स में लगा लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा उसको आइडेंटिफाइड करना। अब मैं सेकंड पिक्चर का प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ। सेकंड पिक्चर्स का प्रिंट स्क्रीन ले लिया। सेकंड पिक्चर, सेकंड पिक्चर का ले लिया, सेव कर रहा हूँ। अब ये आपको HTML के लिए पिक्चर्स डेवलप करनी है, वो इसके अंदर भी करनी है आपको। पिक्चर्स की कोई शॉर्टकट अभी निकाली नहीं है,
हुआ तो उसको बहुत जल्दी निकालूंगा कि हमें पिक्चर्स के लिए भी शॉर्टकट निकल जाए। अभी मैं पेंट से ये सारी पिक्चर्स डेवलप कर दूंगा मैं। पेंट में जाके ये सारी पिक्चर्स डेवलप कर रहा हूँ मैं। ये मैंने तीनों पिक्चर्स सेव कर ली। बहुत बड़ी टेबल होगी तो हम उसकी भी पिक्चर बना के सेव कर लेंगे। ओके, अब ये मेरी तीनों फिगर सेव हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं कौन सा सेक्शन डाल रहा था, रिज़ल्ट सेक्शन डाल रहा था। अब रिज़ल्ट सेक्शन का फर्स्ट यहाँ तक लूँगा, जहाँ तक भी है फिगर तक, वो पूरा फिगर तक लूँगा और रिज़ल्ट सेक्शन में यहाँ डाला। मुझे क्या करना है, डालने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग करना है, फिर एंटर। अब नीचे की तरफ देखिए पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, पुराने भी दिख रहे हैं अपलोडेड किए हुए। मैं चूज़ फाइल करूँगा और मैं उस फिगर 1 को सिलेक्ट कर लूँगा। फिगर 1 सेलेक्ट करके अपलोड। जब अपलोड हो जाएगा तो वो फिगर यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन करा, अगला कंटेंट उठा लेता हूँ फिगर के बाद से लेके अगले फिगर तक, ये पेस्ट करा, जितना डाला है उसी को क्लियर फॉर्मेटिंग करा। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या है, फिगर 2, अपलोड। ऑटोमेटिक अपेंडेड होती चली जाएगी, ये देखिए। फिर फिगर 2 से लेके फिगर 3 तक पूरा कॉपी पेस्ट, और जितना हमने डाला है उसका क्लियर फॉर्मेटिंग, अननेसेसरी स्पेस रिमूव, लास्ट लाइन में जाके नेक्स्ट, और फिर उसके बाद फिगर 3 ले लेना है हमें। जितने ही फिगर्स हैं वो हमने पहले पिक्चर्स बना ली और अब उनको हम अपलोड करते जाएंगे, डालते जाएंगे। मैं लाइव ही कर रहा हूँ सो इन द सेंस, मतलब मैं डायरेक्ट ऑन लाइव वेबसाइट पे कर रहा हूँ, कोई लोकल होस्ट पे नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी वेबसाइट स्लो होने का आपको कहीं भी स्लोनेस नहीं दिख रही होगी कि स्लो चल रहा है, अटक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, फास्ट वर्किंग ही होगी। नेक्स्ट, इसके बाद तो अगला सेक्शन है डिस्कशन, तो इसलिए अब मैं इसका जो सेक्शन है वो प्लस कर लेता हूँ। वो ऊपर अपेंडेड होता चला जाएगा, देखिए बढ़ता चला जाएगा, बढ़ गया। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन क्या है, डिस्कशन। ये मैंने डिस्कशन लिया, डिस्कशन की हेडिंग डाल दी। अब मैं डिस्कशन देखिए, मैं हमेशा है ना आगे पीछे जो स्पेस, अननेसेसरी स्पेस है वो रिमूव कर देता हूँ, वो नहीं रखता, मैं हटा दे रहा हूँ मैं। तो ये आपको इस सॉफ्टवेयर में ध्यान रखना है कि आपको उस चीज़ को हटा देना है, रिमूव कर देना है, आपको नहीं चाहिए। जैसे इसमें कहीं कहीं बोल्ड दिया हुआ है, कहीं कहीं इटैलिक किया हुआ है, तो वो फिर हमें एक एक देख के हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि उसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करना। जितनी बार वो रिव्यू होती है, जितनी बार एडिटिंग होती है, और जहाँ जहाँ से हमने ना रेफरेंस से कंटेंट उठाया होता है, उतना ज़्यादा उसके अंदर गार्बेज भरा होता है। जैसे इसमें स्टडी लिमिटेशंस में बोल्ड लगा हुआ था तो मैंने बोल्ड लगा दिया, और देख लेता हूँ कहीं बोल्ड है या कहीं कोई इटैलिक है, तो वो मैं उसको फाइंड आउट करके उसको मैं उतने वाली चीज़ों को कर दूँगा। जैसे इटैलिक इतना इस जर्नल में, मेरे जर्नल में मैंने नहीं करके रखा हुआ है कि आप इटैलिक को और उसको हाईलाइट करें। अगर वो इतना इम्पॉर्टेंट है तो आप उसका एक सेक्शन बनाएं, नीचे रेफरेंसिंग वर्ड्स का एक सेक्शन बना के दें, ऐसा इस जर्नल में मेंशन करके रखा हुआ है। इसके बाद अगला सेक्शन है, फिर नेक्स्ट इसको प्लस कर दूंगा। फिर अगला सेक्शन है कंक्लूज़न। अननेसेसरी स्पेस को छोड़ दे रहा हूँ मैं। कंक्लूज़न का डेटा,
वो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लियर फॉर्मेटिंग करें ही, मत करिए आप अननेसेसरी, बस स्पेस को रिमूव कर दीजिए, फिर भी वो जो फॉर्मेटिंग है वो खुद भी सॉफ्टवेयर रिमूव करेगा। ये कंक्लूज़न प्लस कर दिया, उसके बाद व्हाट द स्टडी नॉलेज, उसके बाद ऑथर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, अननेसेसरी लाइंस रिमूव कर दी, प्लस ऑथर कॉन्ट्रीब्यूशंस, फिर उसके बाद लास्ट एक्नॉलेजमेंट, ये पैराग्राफ है, ये पता नहीं, इसमें हम पैराग्राफ सेलेक्ट कर देंगे, ये हो गया। हम कोड में भी देख सकते हैं कोई गार्बेज तो नहीं है, नहीं है, रिमूव, एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट, प्लस उसके बाद फंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम ऑलरेडी मेटा डेटा में डाल चुके हैं तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस हम डाल चुके हैं, हमने पूरा आर्टिकल उठा लिया। अब ये हमारा टास्क यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद अगले तो जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पब्लिशर वेबसाइट में सॉफ्टवेयर से जो सेट करके डालेंगे वही यहाँ पर करना है, वहाँ तक नहीं, यहाँ तक आपको सॉफ्टवेयर चलाना है, जर्नल डालना है, 1 बाय 1 सारे ऑथर्स डालना है, इशू का डिटेल भरनी है, आर्टिकल्स की डेटा डालना है, रेफरेंसेस को डालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट रेफरेंसेस करना है, रेफरेंसेस को करेक्ट भी करना है, कंटेंट डालना शुरू करना है। मैंने एक एक सेक्शन करके सारे कंटेंट डाल दिए, इंक्लूडिंग पिक्चर्स, इंक्लूडिंग टेबल्स भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं की एक टेबल डाल के आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं की कोई टेबल होगी तो टेबल कैसे डलेगी। जैसे अभी हम सिंपल हमने कॉपी पेस्ट किया था तो हम सिंपल वैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें इशू नहीं है। अब बस इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ये प्रिंट बटन दिख रहा है आपको, प्रिंट बटन दिख रहा है, ये प्रिंट बटन आपको प्रेस कर देना है, ये आपको पूरा आर्टिकल कम्प्लीटली डिज़ाइन करके आपको दे देगा। विथ सेकेंड कॉलम 2 कॉलम्स कर दिया, पिक्चर्स इनपुट्स कर दिए, रेफरेंसेस कर दिया। उसके बाद आप एक चीज़ देखिए कि आप अभी तक जो रेफरेंसेस डाल रहे थे वो सिंपल डाल रहे थे, अभी तक जो रेफरेंसेस डाल रहे थे वो सिंपल डाल रहे थे। अब इसमें रेफरेंसेस में क्रॉस रेफ की लिंक ऑटोमेटिक बनकर आएगी, पबमेड गूगल स्कॉलर की लिंक ऑटोमेटिक बनकर आएगी। मैं यहाँ से पबमेड और गूगल स्कॉलर की लिंक ऑटोमेटिक, यहाँ से ये ऑटोमेटिक आपको है ना लिंक क्रिएट करके दे देगा। उसके आर्टिकल्स की लिंक होगी तो वो भी ऑटोमेटिक बनकर आएगी, जैसे इसमें क्रॉस रेफ है, पबमेड है, गूगल स्कॉलर है, क्रॉस रेफ में एक आर्टिकल की भी लिंक दिखा देता हूँ आपको, आर्टिकल का भी यूआरएल होगा तो वो ऑटोमेटिक बनकर आ जाएगी यहाँ पर। और डेट इज़, ये देखिए आर्टिकल पर यूआरएल बनकर आया, क्रॉस रेफ का यूआरएल बनकर आया, पबमेड का यूआरएल बनकर आया, गूगल स्कॉलर, और सेम एज इट इज़ आपका जो है यहीं से आप पीडीएफ का भी फॉर्मेट रेडी हो गया, आपके एक ही उसमें पीडीएफ का भी फॉर्मेट रेडी हो गया, एक ही फॉर्मेट में पीडीएफ का फॉर्मेट रेडी हो गया। जैसे मुझे याद आया कि मेरा कुछ करेक्शन है, या मुझे ये जैसे मेरा एब्स्ट्रैक्ट बड़ा जा रहा है तो मुझे कुछ छोटा करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्लोज़ करूँगा, आर्टिकल सेक्शन में गया और यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट डाउन कर देता हूँ और कंक्लूज़न सेक्शन रिमूव कर देता हूँ। ये फॉर द इजी वे, वो तो अभी उसके आगे की उसमें अभी और भी हम डिटेलिंग अभी करते हैं, हमें इसके आगे की भी अभी डिटेलिंग है, ये तो फॉर द डेमो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद हमें छोटा सा एक वर्कआउट करना होता है उसके अंदर, तो देखिए वो जनरेट करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा है, तुरंत इमीडिएट आपको तुरंत रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको उसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है।
और कोशिश करें कि आपका ये जो है आपका एक ही पेज में आने लायक डेटा होना चाहिए। फर्स्ट पेज कम हो तो बढ़ा लें, ज़्यादा हो तो घटा लें। सॉरी, जैसे मैं फिर से चला जाता हूँ। ये मैंने आपको एक डेटा भर के बता दिया। ये गया, देखिए कहीं कुछ नहीं करना आपको, सारी चीज़ बनकर आ गई, कहीं भी कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ बनकर आ गई। चाहे आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए, चाहे उसका आप पीडीएफ बना लीजिए, चाहे अब इसमें कुछ कुछ एडिटिंग जो है बाद में आपको HTML लेवल पे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें क्या क्या एडिटिंग करनी है, हम क्या क्या, जैसे हमें कोई सेक्शन हमें सिंगल कॉलम करना है तो कैसे करेंगे, कोई बड़ी टेबल है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कोई चीज़ हमें इसी में आउटपुट में अगर हमें कुछ घटाना बढ़ाना है तो हम कैसे करेंगे। देखते जाइए ये रेफरेंसेस में हर एक का लिंक्स बनाएगा, आपको उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक रेफरेंसेस में अभी इसमें मैं इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया हूँ। इसमें रेफरेंसेस में हमें जो नंबर जैसे ही अगले पेज पे जाता है तो वो नंबर फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, तो ये हमें मैनुअली एडिटिंग अभी करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हमें मैनुअली एडिटिंग अभी इसमें करनी पड़ेगी। अब ये हमारा आउटपुट जनरेट हो गया, अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको कोड बना लेना है। जैसे आप कोड पे क्लिक करेंगे आपको पूरा कंप्लीट HTML कोड बनकर मिल जाएगा। ये मिल गया, फिर उसमें आपने इसको सेव एज HTML कर दिया। ये मेरा सेव एज HTML देखिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद ओपन करना है, ये मेरा पूरा कंप्लीट कोड डाउनलोड होके आ गया, ये देखिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपने देखिए यहाँ पर मेरी यहाँ पर ऑटोमेटिक उसके बनकर आ गए। इंट्रोडक्शन पे जा सकता हूँ, मटेरियल मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, व्हाट द स्टडी, ऑथर्स कंट्रीब्यूशंस, एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंसेस। सेकंड थिंग, यहाँ पर ऑटोमेटिक लिंक बनकर आएगी। आप इसी आर्टिकल्स को ईमेल करने के लिए, इसी आर्टिकल्स को फेसबुक पे शेयर करने के लिए, इसी आर्टिकल को ट्विटर पे शेयर करने के लिए। अब जैसा कि इस आर्टिकल में अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं है तो मैं इस HTML को वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर पब्लिश कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पर देखिए कि जैसे मुझे यहाँ पर स्कीमा टेस्ट करना है। स्कीमा टेस्ट मतलब इस वेबसाइट, इस HTML गैली में मेरा स्कीमा जनरेटर होके आया कि नहीं आया। तो एक गूगल का स्ट्रक्चर टेस्टिंग टूल है, स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल है, इस पर हम उसका कोड डाल के अब हम इसके जनरेटेड HTML को एडिटर पे ओपन कर लेते हैं और उसका कोड डाल के आपको मैं उसका स्ट्रक्चर टेस्टिंग करके मैं आपको बता देता हूँ। एक नोटपैड प्लस प्लस करके एक सॉफ्टवेयर है, अगर वो आप डाल लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे ये देखिए HTML का कोड जनरेट होके ये आ रहा है। अब देखिए आप जितने भी टाइप ऑफ मेटा हैं वो सारे लग गए, टाइटल लग गए, डॉक टाइप लग गया, आउटगोइंग OG टाइटल डला है, OG जो ट्विटर और सोशल मीडिया के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो OG टाइटल्स लगे हुए हैं। साइटेशंस की जितने मेटा टैग होने चाहिए वो सारे लगे हुए हैं, कंप्लीट सारे ऑथर्स के मेटा टैग्स लगे हुए हैं, कीवर्ड्स लगे हुए हैं। हो सकता है 99% मेरे जानने में तो कई सारे ऐसे हैं जो अपने HTML में ये सारी चीज़ें डालते भी नहीं हैं। गूगल एनालिटिक का कोड देखिए ऑटोमेटिक लग कर आ गया है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल एनालिटिक का कोड लग कर आ गया, सारी चीज़ डिज़ाइनिंग बन के आ गई। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो आपका आर्टिकल ओपन हुआ उसमें QR कोड भी लग कर आया है, ये देखिए QR कोड। और सेकंड थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें जो भी आपकी ईमेल आईडी है ऑथर की, करस्पॉन्डिंग ऑथर की ईमेल आईडी है वो इमेज फॉर्मेट में है। ये इसका एब्स्ट्रैक्ट से, इसके PDF से कभी भी दूसरे जर्नल्स वाले जो मार्केटिंग के लिए जो ईमेल एक्सट्रैक्शंस करते हैं वो कभी ईमेल एक्सट्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये इमेज फॉर्मेट में है। ये दोनों चीज़ें इमेज फॉर्मेट में है। और ये इमेज फॉर्मेट का आपको डेटा दिखा देता हूँ, ये चल रहा है, ये इमेज फॉर्मेट में ये इसका डेटा है, ये ईमेल का डेटा है और ये QR कोड का डेटा है और वर्किंग QR कोड है। आप इसको है ना स्कैन करके देखेंगे आपको वर्किंग QR कोड मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब मुझे इसका ये रहा,
एप्लीकेशन जेसन डेटा जो है, अब मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और इस कोड को मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ये रहा गूगल का स्ट्रक्चर डेटा स्कीमा टेस्ट करने का ये कोड है। रन टेस्ट करूँगा। रन टेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर गूगल उस चीज़ को कितना सर्च इंजन उस चीज़ को कितना समझा, ये यहाँ पर मेरे को बनकर आ गया। आर्टिकल में आर्टिकल का टाइप आ गया, हेडलाइन आ गई, इमेज आ गई। इमेज जो हमने कवर इमेज दिया था मेटा इमेज में वो आ गया। उसके बाद कीवर्ड्स आ गए, यूआरएल आ गया, डेट पब्लिश, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड आ गया। डिस्क्रिप्शंस जो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस 200 अल्फ़ाबेट्स का डाला था, इंक्लूडिंग स्पेस। ऑथर्स के करस्पॉन्डिंग ऑथर्स के नाम ले रहा है, सारे नहीं ले रहा है। वेब पेज, एक मेन एंटिटी ऑफ वेब पेज ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर स्कीमा जनरेट हो गया विथ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पब्लिशर का नाम है ना, पब्लिशर का ऑर्गेनाइजेशन का तक का उसने डिटेल के साथ उसने ले लिया। अब ये आपका HTML जो है परफेक्टली पब्लिश्ड, परफेक्टली डिज़ाइंड आपको जनरेट होके मिला है। साथ ही साथ अब इस HTML को आप HTML को सीधे प्रिंट कर लीजिए, सेव एज PDF। अब इसको, ये आपका PDF गैलरी जनरेट हो गया। ये देखिए आपको आउटपुट में दिख जाएगा। ये देखिए, मैं सेव एज PDF कर ही देता हूँ मैं। इसमें एक लास्ट में 1 to 13 यहाँ पर मैंने मार्जिन 0 ले रखा है, बैकग्राउंड ग्राफिक्स टिक करके रखा हुआ है। सेव किया है, अब ये सेव एज PDF हो जाएगा। मैं अभी हाल फिलहाल में डाउनलोड्स में सेव कर लेता हूँ। सेव। अब आपको इस PDF को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, आप चाहे इसको प्रिंट कर दीजिए, आप इसको एज इट इज़, आपके कोई गैली में कोई करेक्शंस नहीं होगा। पूरे जितने भी गैलीज़ होंगे आपके, चाहे वो 1000 आर्टिकल्स हों, चाहे 2000 आर्टिकल्स हों, सबका फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट एक होगा, क्योंकि इसने सॉफ्टवेयर ने उस चीज़ को जनरेट करा है, उस चीज़ को सॉफ्टवेयर ने जनरेट करा है। इसलिए आपका बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी लाइन ऑफ कोड होगा, एक जैसा फॉन्ट साइज़ होगा, सब चीज़ बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया 128, ये पेज नंबर 128 तक गया। तो हम इसका HTML आउटपुट जनरेट करने से पहले हम वापस जाके उसको 128 भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पेज नंबर डालना था ना, हम भूल गए। हम उस चीज़ को दोबारा जनरेट कर सकते हैं, 128 करके हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं। हाउ टू साइट बन के आ गया, उसका QR कोड बन गया, करस्पॉन्डिंग ऑथर आ गया, ईमेल इमेज फॉर्मेट में आ गया, QR कोड इमेज फॉर्मेट में आ गया। जितने भी रेफरेंसेस हैं उनके आर्टिकल्स की लिंक, उसके क्रॉस रेफ की लिंक, उसकी पबमेड की लिंक, उसकी गूगल स्कॉलर की लिंक ऑटोमेटिक बनकर आ गई। आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और सबका फॉन्ट साइज़ वही होगा जो हमने डिफ़ाइन करा है। कुछ भी, कई बार ऑपरेटर ये मिस्टेक करता ही है, कर ही देता है। आप कितना भी चेक कर, आप खुद भी कितनी बार भी करेंगे, रोज़ एक एक चीज़ करेंगे तो आप उस चीज़ में मिस्टेक कर ही देंगे। इसमें कोई चांस नहीं है आपके मिस्टेक होने का, कोई चांस नहीं है। और ये ऑटोमेटिक है ना, जब मैंने प्रिंट किया तो ऑटोमेटिक वो चीज़ उस पर ख़त्म हो गई, आपको ये प्रिंट में नहीं आई। मैं दोबारा उसको कोड को जनरेट करके सेव एज HTML कर सकता हूँ, या मुझे कोई और करेक्शन करना है तो वो भी करके मैं उसको कर सकता हूँ। देखिए आपको ये पूरा, तो आपका ये सॉफ्टवेयर जो है मल्टीपल वर्क्स कर रहा है। आपका स्कीमा, सर्च इंजन के लिए जो स्कीमा बनना चाहिए HTML में वो बना रहा है, PDF गैली बना रहा है, HTML पूरा कंप्लीट बना रहा है। सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट, HTML और आपके PDF गैली में कोई फ़र्क नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। चाहे आप HTML देख लीजिए, चाहे PDF देख लीजिए, आपको कहीं कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये आपका कंप्लीट आर्टिकल कंप्लीटेड, और ये हमारा PDF का आउटपुट है, और ये हमारा HTML का आउटपुट है। इसका मैंने आपको स्कीमा टेस्ट करके भी बता दिया। ये देखिए, तो आप हो सकता है स्कीमा बनाते ही ना हो, तो स्कीमा के लिए ये सॉफ्टवेयर है। आप है ना मिस्टेक्स करते होंगे, वो मिस्टेक्स के लिए ये सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। आपकी ईमेल आईडी ऑथर्स की फेच होती होंगी आपके जर्नल से, इसमें कभी नहीं होगी। QR कोड्स के लिए आप काफ़ी ज़्यादा, तो आप एक कंपैरिजन जब आप करेंगे कि PDF बनाने में और HTML
बनाने में जो टाइम लग रहा है वो ये सॉफ्टवेयर उससे कम टाइम में आपको PDF, HTML, स्कीमा सारी चीज़ें बना के दे रहा है। आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसी में अब सॉफ्टवेयर में जो अमेंडमेंट कर रहा हूँ वो इस चीज़ का कर रहा हूँ कि ये आपको पबमेड का है, आपको बता देता हूँ। BMJ बायोमेडिकल जो पबमेड है उसका XML जनरेट करेगा, जेट XML जनरेट करेगा। ये 2 XML जनरेट करने के लिए मैं इस सॉफ्टवेयर में अब मैं कोडिंग कर रहा हूँ कि ये 2 XML, वो जो 2 टाइप ऑफ XMLs होते हैं वो भी जनरेट करके यहाँ पर लगा दें विथ टेस्टेड के साथ। ऐसा नहीं कि है ना कुछ भी आउटपुट दे रहा है। जैसा कि है ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप रेफरेंसेस में जो मिस्टेक करते थे, देखिए आप रेफरेंसेस सही कर सकते हैं। आपकी सारी फॉर्मेटिंग एक जैसी होगी, मल्टीपल जर्नल्स के लिए है। ऑथर्स की फॉर्मेटिंग सारी एक जैसी होंगी। ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ हो, मिस्टेक होने के चांस ख़त्म। नॉर्मल आपको इनपुट्स करना है, इसमें कहीं भी कोई भी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं लगी। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत जो चेंजेस होना है, किसी चीज़ को मुझे सिंगल कॉलम करना है, किसी चीज़ को मुझे डबल कॉलम करना है, उस चीज़ के लिए मैं उसका सिंपल छोटी ट्रेनिंग्स हैं वो डाल दी जा सकती हैं। तो इसमें एक नॉन टेक्निकल आदमी जो है इस सॉफ्टवेयर पे काम कर सकता है, जो कि HTML भी बना लेगा, PDF भी बना लेगा और सारी फॉर्मेटिंग भी कर लेगा। इसमें देखिए आपको कहीं भी गार्बेज वैल्यूज़ आपको नहीं दिखेंगे, कहीं भी आपको गार्बेज वैल्यू नहीं दिखेगी, जो है वो एज इट इज़ दिखेगा। टेबल्स भी होगी तो टेबल से भी वो गार्बेज रिमूव करके ही टेबल डालेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस सॉफ्टवेयर को आप शेयर करें, यूट्यूब चैनल को लाइक्स कर लें। आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए हो तो आपके लिए ये एक पब्लिशर वेबसाइट के साथ अटैच होके मिल जाएगी। पब्लिशर वेबसाइट की होस्टिंग करके, वेबसाइट बना के, डेवलप करके, और मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मुझे मालूम है कि काफ़ी लोगों की पब्लिशर की वेबसाइट नहीं है। जर्नल वेबसाइट पे जस्ट स्टार्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सी इंडेक्सिंग बोलती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है कि पब्लिशर की वेबसाइट अलग होना चाहिए और जर्नल की वेबसाइट अलग होना चाहिए। तो पब्लिशर वेबसाइट के साथ ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट चलेगा। और इसको सर्वर पे डालना कैसे है, क्या है, ये फॉर सिक्योरिटी रीज़न मैंने इसमें नहीं बताया। ये आप सिंपल उस पर सीधे OJS पे भी अपडेट कर सकते हैं, उसकी पिक्चर्स भी अपडेट कर सकते हैं। और इसका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सॉफ्टवेयर का कैसे आपको मिलेगा, क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। ये सॉफ्टवेयर को आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको जर्नल्स की डिटेल्स मुझसे शेयर करनी पड़ेंगी और जर्नल्स का एक गेली मुझसे देना पड़ेगा, और वो गेली के अकॉर्डिंग में जो ये CSS डिज़ाइन होता है ना, ये CSS डिज़ाइन मुझे आपके जर्नल्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, ऐसा फॉर्मेट है, ये डिज़ाइन है इस जर्नल का, ये डिज़ाइन है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने वो डिज़ाइन बना के रखा हुआ है। इसमें कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, या हो सकता है आप इसी डिफ़ॉल्ट को ही यूज़ कर लें। तो आप बहुत से जो इंडेक्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि 1 नंबर आर्टिकल से लेके आज तक में कभी भी फॉर्मेटिंग की एरर ही ना हो, फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो उस सारी चीज़ों का सॉल्यूशन सिर्फ ये एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम ऑप्टिमाइज़ भी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत यूज़फुल है। आप अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।